नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम फिर से क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे और कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो आपकी ओर से पिक की हुई हैं और कुछ क्वेरीज ऐसी होगी जो मैं अपनी ओर से आपको बताने का ट्राई करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट हर बार की तरह होती है, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दे। जिसने भी स्लोवाकिया या एनी अदर शेंजन कंट्री की किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक भाई का मैसेज आया है, भाई ने बोला है कि भाई मैंने 6 फेब को मतलब कि अपनी फाइल सबमिट करवा दी थी, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को वीजा आने में। तो मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि 10 बिजनेस डेज लगते हैं अराउंड। आप ऐसे लगा लो कि 2 वीक्स लगते हैं विदाउट हॉलीडे निकाल कर आपका वीजा जो है वो आपके घर पर आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पर रहते हो, कितना दूर एम्बेसी से आप हो। क्योंकि अगर आप बेंगलोर भी चले जाओगे, अगर आप मुंबई में भी अपनी बायोमेट्रिक करवा कर आओगे तो वो पासवर्ड सबसे पहले दिल्ली एम्बेसी में ही आएगा। जो दिल्ली एम्बेसी है वो मेन है और जो मुंबई और जो बेंगलोर की है वो सब मेन है। कहने का मतलब जो मेन काम होता है वो दिल्ली से ही होता है। अगर आप रहते हो केरला साइड, तमिल साइड, तो सबसे पहले आपने बेंगलोर में अगर आपने बायोमेट्रिक करवा ली तो वो बायोमेट्रिक होने के बाद पासपोर्ट जाएगा दिल्ली एम्बेसी में, फिर से दिल्ली एम्बेसी से बाद में जाएगा आपकी ओर। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ कई बार क्या करते हैं कि जैसे कि हमने बेंगलोर से ही हमने करवा ली बायोमेट्रिक तो बेंगलोर से ही आपके घर को शिफ्ट कर देंगे पासवर्ड। लेकिन ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने मैसेज किया है कि मैंने जर्मन में फिंगर करवाए हुए हैं और मैंने इटली में असाइलम अप्लाई करना है, क्या इटली में मेरा असाइलम अप्लाई हो जाएगा कि नहीं होगा, पूरा मुझे डिटेल में बताएं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो चाहे आपके जर्मन में फिंगर हुए हो, चाहे आपके स्पेन में हुए हो, चाहे आपके पोर्चुगल में हुए हो, वाट एवर कोई भी शेंजन कंट्री में अगर आपके फिंगर हुए हैं तो जब आप इटली में असाइलम अप्लाई करोगे तो आप अपने एडवोकेट को साथ में लेकर ही अप्लाई करना। ठीक है, वैसे तो जितनी भी कंट्रीज है जो एक दूसरे के साथ डाटा ऐसे शेयर तो नहीं करते, लेकिन मैं आपको इसलिए बोलता हूँ एडवोकेट को हायर किया करो, क्योंकि एडवोकेट को हायर करने का बेनिफिट ये होता है एडवोकेट को वहां का प्रोसेस पता होता है प्रॉपर डिटेल में कि कैसा प्रोसेस चलता है। ठीक है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं आपको नॉलेज देता हूँ, मैं जो नॉलेज आपको इतनी दे सकता हूँ कि हाँ कि जो आपका जब आप फिंगर वहां पर करवाओगे आपका डाटा शो नहीं होएगा या होएगा। ठीक है, देखो अगर आप कहीं भी शेंजन कंट्री में बैठो, जैसे ही आप फिंगर लगाओगे जहां आपका वो पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो आपकी जितनी भी ट्रैवलिंग होगी, जहां पे फॉर एग्जांपल मैं स्लोवाकिया पर आया हूं, अगर मैं चले जाऊंगा स्पेन, जर्मन, वैनी वट एवर किसी भी कंट्री में जाऊंगा, अगर वहां पर जाकर वो मेरा पासपोर्ट नंबर डालेंगे, उनको डाटा ऐसे तो शो कुछ नहीं होएगा कि मैंने वहां पर का वीजा लिया है, मैं वहां पर आया था कि नहीं आया था। लेकिन हाँ, जब आपको मतलब कि फर्ज कर लो मैंने स्पेन में जाकर पासपोर्ट करवा लिया और मैं फिर में जाऊंगा तो फिर मेरा पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्पेन में मेरा जो बायोमेट्रिक जो पासपोर्ट होती है वो हुई हुई उनको दिख जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। अगर बात करें जर्मन में, अभी हमने फिंगर करवाए हुए हैं और हम इटली में जाकर असाइलम अप्लाई करेंगे तो भाई ऑब्वियसली छोटी सी बात है, आपके जितने फिंगर मर्जी करवा लो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक वहां की एम्बेसी आपको ये नहीं पूछती कि हाँ भी आप कहाँ कहाँ विजिट किए, कहाँ कहाँ नहीं किए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे केस लगवाना है। वो आपको एडवोकेट हायर करने के बाद आपको एडवोकेट बता देगा फुल डिटेल में कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, जब भी आप असाइलम लगवाते हो मैं आपको ऑलवेज ही बोलता हूँ कि एडवोकेट को हायर जरूर किया करो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी अमाउंट ले लेते हैं एडवोकेट, लेकिन आपको अच्छी जॉब दिलवाने में भी वो आपकी हेल्प कर देते हैं। काफी मतलब की काम आ जाता है एडवोकेट जब हम वहां से हायर करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, जर्मन में आप चाहे फिंगर हुए हो चाहे नहीं फिर हो, इटली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो केस है वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, होप करता हूँ कि ये जो मैंने पूरा आपको मैं कि ऐसे घुमा फिरा कर बताया लेकिन आपको समझ में लग गया होगा। घुमा फिरा कर बताने का मतलब ये होता है कि माइंड में जो डाउट होता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। मैं डायरेक्ट बोलने को मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके माइंड में फिर से वो बातें चलती रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्राउंड बेस पर आकर आपको समझाने का ट्राई किया है। ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है, भाई ने बोला कि हमको अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही, भाई कैसे डेट हायर करते हैं मुझे को थोड़ा डिटेल में बताएं। तो भाई मैं हर वीडियो में आपको ऑलवेज बोलता हूं कि जो अपॉइंटमेंट होती है बीएलएस की वो आप भी उठा सकते हो, वो आपका क्लाइंट भी उठा सकता है, वो आपकी कंपनी भी उठा सकती है।
एक ही पासपोर्ट पर एक ही ईमेल पर आप उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप नहीं उठा सकते जब तक वो एक्सपायर नहीं होती। यही बात डेट क्यों नहीं मिल रही कि भाई लार्ज अमाउंट में अभी दुनिया स्लोवाकिया की ओर मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। इसकी वजह से थोड़ी सी जो अपॉइंटमेंट है वो डिले चल रही है, ठीक है। यही बात वीजे आने की, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनका वीजा थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर ही सभी को वीजा मिल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एजेंट आपको हायर करके दे रहा है अपॉइंटमेंट तो उसको बोलो कि भाई आप देखते रहो। अगर वो नहीं देख सकता, आप वेल एजुकेट हो, आप उनको बोलो कि जो भी आपने ईमेल डाली हुई है वो मेरे को दे दो, मैं डेली बाय डेली रूटीन बाय रूटीन उसको चेक करता रहूंगा कि कब मेरे को मिलती है। तो जैसे ही मिल जाएगी तो मैं बुक कर सकता हूँ, क्योंकि बुक करना बहुत ईजिली है। जैसे आप टिकट मूवीज बुक करते हो वैसे ही आप इसको बुक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है। भाई ने बोला है कि मैंने BLS में सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और मेरी जो PCC है वो एक्सपायर हो चुकी है, क्या मेरे को फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे कि नहीं करवाने पड़ेंगे? तो भाई मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं BLS में हमें खुद से लेकर जाने पड़ते हैं। कोई मेल द्वारा उनको, कोई भी मेल लगा लो, कोई भी पोस्ट लगा लो, उनको हम डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं भेजते। जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आपकी PCC, आपका पासपोर्ट, व्हाटएवर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, जितने भी आपको एजेंट ने बताए होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर स्लोवाकिया की BLS एम्बेसी में जाना पड़ता है, ठीक है। अगर वो वहां पर आपको बोलेंगे कि PCC की हमें दोबारा से करवा कर दो, PCC हमें चाहिए, तो आप वापस आ जाओगे, क्योंकि वो बोल देंगे कि दोबारा PCC करवा कर लेकर आओ। तो फिर वो आपको PCC करवा कर दोबारा जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं तो आपको वीजे की सिर्फ वेटिंग करनी है। जब वीजा आ जाएगा उसके बाद में आप फिर से दोबारा PCC करवा कर साथ में लेकर स्लोवाकिया जा सकते हो, ठीक है। एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी आप स्लोवाकिया में जाओगे तो PCC को पोस्टल करवा कर जरूर जाना, नहीं तो आपको वहां पर जब आपका TRC कार्ड अप्लाई होगा फिर से आपको पोस्टल करवाने के लिए इंडिया को वापस भेजनी पड़ेगी, ठीक है, PCC। ये बातों का बस ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई एक ने मैसेज किया है कि भाई TRC कार्ड कब अप्लाई होता है 1 ईयर वाले वीजे पर? मैं भाई आपको क्लियर कट आउट कर दूं, जो 1 ईयर वाला वीजा होता है उसमें बेनिफिट्स बहुत होते हैं और वो जब एक्सपायर होने वाला होता है, फॉर एग्जांपल 9 मंथ आपको हो गए होंगे स्लोवाकिया में रहते हुए, तो वो आपकी कंपनी क्या करेगी, आपका TRC कार्ड फिर अप्लाई करेगी। 3 मंथ वाले वीजे पर 1.5 मंथ के बाद हो जाती है अप्लाई, और 1 ईयर वाले वीजे पर जब आप 9 मंथ पूरे हो जाएंगे फिर आपका TRC कार्ड अप्लाई हो जाएगा, और उसको आने में भी 2.5-3 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिले हो जाता है, ठीक है। कभी कभार जो 1 ईयर वाला होता है, क्योंकि आप 9 मंथ के पूरे होने के बाद अप्लाई करोगे, ऑलमोस्ट मानकर चलो 3 मंथ्स तो आपको लगेंगे TRC कार्ड मिलने को, ठीक है। तब तक आपका वीजा चलता रहेगा और उसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा मनी चार्जेस नहीं लेंगे। 9 मंथ के बाद आपको आपका TRC कार्ड अप्लाई कर देना है, और जैसे ही वीजा एक्सपायर होने वाला होगा उससे पहले पहले आपको आपका TRC कार्ड मिल जाएगा। डिले होने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई अपना वर्क होता है वो चेंज कर लेते हैं 6 मंथ के बाद। मैं ऑलवेज बोलता हूँ 6 मंथ के बाद चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन आपके पास TRC कार्ड होएगा आपको मच बेटर और मच बेनिफिट देगा। इससे अच्छा है 9 मंथ आप कंप्लीट करो एक ही कंपनी में यार, 1 साल लगा लो, उसके बाद TRC लेने के बाद आप चेंज करो, बेनिफिट होगा 1 ईयर वालों को, ठीक है। जो 3 मंथ वाले वीजे पर जाते हैं उनको जब मिल जाता है TRC कार्ड, वो 6 मंथ के बाद इजिली चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आती तो 1 ईयर वालों को भी नहीं है, लेकिन क्या होता है, जैसे हमने 6 मंथ के बाद वीजा चेंज करवा लिया, हम किसी और कंपनी में जाएंगे, वो आपको पूछेंगे आपका TRC कार्ड है कि नहीं, आप बोलोगे कि मेरे पास TRC कार्ड नहीं है, तो आप बोलोगे उनको मेरे पास 1 ईयर वाला वीजा है, फिर वो आपको रख तो लेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है डिले होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बातें बोली है, और ये भी आपको डाउट क्लियरफाई हो गया होगा। जो भी कोई क्वेरीज होती है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर लिया करो, हेलो के साथ में भाई प्रॉपर लिखा करो, क्योंकि पता है दिक्कत क्या होती है, इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा मैसेज हेलो भाई इतने, मतलब कि इतने ज्यादा ये मैसेज आ चुके हैं कि भाई मैं उन पर क्या रिप्लाई दूं। आप क्या करा करो, हेलो के साथ में अपनी क्वेरीज डाल दिया करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक भाई का मैसेज आया हुआ है। भाई ने बोला है कि मेरे को 5 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मेरे एजेंट ने मेरे को कोई अपडेट नहीं दी है, तो क्या मेरे को करना चाहिए? भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, मैं फुल कंफ्यूज्ड हूँ और फुल टेंशन में हूँ कि मेरा टाइम किल हो ही जा रहा है। तो भाई मैं आपको एक क्लियर कट कर देता हूँ, अगर आपके एजेंट ने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा दिया है या आपको दिलवा दिया है, तो आपको वेट करना चाहिए। वेट करने में आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि क्या पता आपको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर भाई ने बोला था कि मेडिकल भी अभी तक मेरा नहीं हुआ है, तो भाई मैं आपको एक बार क्लियर कट आउट कर देता हूँ, बहुत सी कंपनी ऐसी है स्लोवाकिया में जो मेडिकल नहीं मांगती, ठीक है। तो स्लोवाकिया की BLS एम्बेसी है वो भी अभी तक मेडिकल नहीं मांगती, वो सिर्फ PCC मांगती है, उससे अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगती, ठीक है। और
अगर आपको लग रहा है कि आपका इतना टाइम हो चुका है, आपको अभी तक कोई वर्क परमिट नहीं मिला, कुछ अपडेट ऐसी नहीं दी, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको एजेंट चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको कोई और अच्छा एजेंट मिलता है तो आप उससे वार्तालाप करो, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, 5-6 मंथ तो लगते नहीं है भाई। मेरे को बहुत मैसेज ऐसे आते हैं, भाई मेरे को 6 मंथ हो गया, भाई मेरे को 8 मंथ्स हो गए हैं, भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रहा, एजेंट बोल रहा है कि भाई अपॉइंटमेंट डेट अभी अब मिलेगी, एम्बेसी बंद है, बहुत कुछ ऐसा मैसेज यार बहुत आता है। तो मैं आपको क्लियर कट आउट कर दूं, 2 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि अपॉइंटमेंट को मैं हम मान सकते हैं 1 मंथ और लग सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इतना भी रश नहीं है स्लोवाकिया की बीएलएस में, एम्बेसी में आपको डेट ही ना 2 मंथ्स की मिले। ठीक है, और जिनको मैंने एजेंट का नंबर प्रोवाइड किया था आज से 2-3 महीने पहले, ठीक है, उन सभी का वीजा आ चुका है। कुछ आदमी जो है आज जा रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपना अच्छे से, आपकी हैप्पी जर्नी हो और आप अच्छे से वहां पर पहुंच जाएं। और कुछ आदमी हैं जो कल को फ्लाई कर रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से वहां पर विजिट कर जाएं। सो ऑल ऑफ टू ऑल गाइस, हैप्पी जर्नी। ठीक है, और जिसने भी मेरे को भाई अब नंबर लेना है, जो सीरियस होते हैं कैंडिडेट, सिर्फ वो ही नंबर मेरे से मांगे। क्या कर रहे हो, डायरेक्ट डीएम आता है, भाई मेरे को एजेंट का नंबर दे दो, मेरे को उनसे बात करनी है। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो भाई, फुल नॉलेज लेने का ट्राई किया करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वो पैसे बाद में लेते हैं, इतना टाइम लगता है, वो इतने पैसे लेते हैं, पहले वो बातों को क्लियर कट आउट करा करो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने पहले तो मेरे से बात कर लेते हो, काफी लॉन्ग बात करते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बात करने में भी, लेकिन एजेंट के पास भाई इतना टाइम नहीं होता। आप इतनी बड़ी क्वेरीज करते हो और उसके बाद में आप उसके वीज़ा भी नहीं लगवाते। तो उन्होंने मेरे को हम्बल रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरा इतना भी नंबर शेयर मत करो, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट नहीं होते, मेरा टाइम वेस्टेज होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वही वो मेन एजेंट है। मैंने सभी को बोला है, जिनसे तो मेरी बात हुई उनको सभी को पता होगा, वो मेन एजेंट है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं किसी भी कंसल्टेंट का नंबर नहीं प्रोवाइड करता आपको। जैसे नीचे होते हैं ना, एक मेन एजेंट होता है, उसके नीचे कंसल्टेंट होते हैं जो कॉल पिक करते हैं, वो आपको डिटेल में बताते हैं। भाई मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मेरे पास जो है वो मेन एजेंट का नंबर है, जो आपकी फाइल को सेस करता है, जो आपका काम करके देता है। ठीक है, वो मेन एजेंट का नंबर है। अब जिसने भी लगवाना होगा, जिसने भी मेरे से नंबर लेना होगा उनका, तो सीरियसली कैंडिडेट भाई मेरे से वार्तालाप करें, मीटअप करें। जब मैं आपको उनका रेट बता देता हूँ, उसके बाद में आप मेरे को बोलो कि हाँ भाई मेरे को लगवाना है या नहीं लगवाना है, तब मेरे को मैसेज किया करो। ऐसे पहले मत बोला करो कि भाई मेरे को नंबर दे दो, नंबर दे दो। क्योंकि पता क्या होता है, नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं करते, फिर आप मेरे को बोलते हो भाई उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, वो मैसेज नहीं पिक कर रहे। क्योंकि पता क्या होता है, आप पहले फुल एंड क्लियर करा करो भी हमने भाई हाँ लगवाना है तो हमने वहां पर जाना है। ठीक है, मैं मानता हूँ बेशक आपने पैसे आपके लगने होते हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना, पैसे वो बाद में लेते हैं। पहली बात तो वो पंजाब से बाहर काम करते नहीं है, आउट ऑफ स्टेट तो वो काम पकड़ते नहीं है। लेकिन जितने भी मैंने वो उनका काम जरूर करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कुछ आदमी क्या कर रहे हैं, अभी नंबर को आगे से आगे शेयर कर कर ऐसे क्वेरीज करते रहते हैं, तो भाई मैं वो कॉल नहीं उठाते। ठीक है, सो इसकी वजह से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसने भी लगवाना है सीरियस कैंडिडेट ही मेरे को मैसेज करें कि भाई उनका नंबर चाहिए, तो भी मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो में मैंने इसलिए बोला है क्योंकि भाई बहुत लार्ज अमाउंट में मैसेज यही आया हुआ है कि भाई मेरे को बस नंबर दे दो। कोई बात मेरे से पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट भाई मेरे को नंबर दे दो। तो भाई वो आगे से कॉल उठाते नहीं है, फिर आप मेरे को बोलते हो कि भाई जिस नंबर जो भी आपने नंबर दिया था वो एजेंट भाई कॉल ही नहीं उठा रहा, वो मेरा मैसेज नहीं देख रहा, क्योंकि भाई उनके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने मैसेज किया है कि सैलरी कितनी बन जाती है लेबर में और स्किल बेस्ड पर। ठीक है, तो मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ। जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो है 750 यूरो तो है, वो सभी को मिलेगी, चाहे वो स्किल्ड वर्कर है चाहे वो नॉन स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, उससे आगे आपकी जो भी सैलरी बनती होगी स्किल बेस पर वो आपको मिलेगी, और जो लेबर की बनती है वो मिलेगी। लेबर में आप ऐसा लगा लो 800 से 900 यूरो तो आप इजीली गेन करोगे स्लोवाकिया में। ओटी वगैरह डालकर आप 1000 यूरो कमा लोगे, 1100 यूरो कमा लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ओटी लगाते हो। ओटी का मतलब है ओवर टाइम आप कितना लगाते हो। ठीक है, अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग में देखो भाई, जो अकोमोडेशन होती है वो ऑलमोस्ट कंपनी ही देती है, बस आपके खाने पीने का ही ठीक है खर्चा आता है, ट्रैवलिंग का खर्चा ही आता है अगर आप कहीं घूमने जाओगे ट्रैवलिंग में तभी। नहीं तो अगर आपका काम थोड़ा सा आपके मतलब की रेजिडेंस से दूर है तो वो कंपनी वाले ही आपको पिक करते हैं और कंपनी वाले ही आपको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और रही बात स्किल्ड बेस की, स्किल्ड बेस की भाई ऐसा है, सैलरी स्किल पर डिपेंड करता है कौन सी स्किल में आपकी कौन सी सैलरी लग सकती है। ठीक है, उसकी कोई परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि 1000 के ऊपर ही होती है। 1300 भी हो सकती है, 1400 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, कोई भी आपको ब्लॉगर लगा लो, कोई भी आपको एजेंट लगा लो, कोई भी आपको परफेक्ट सैलरी नहीं बता सकता।
स्किल बेस वालों की, ठीक है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई आपका वहाँ पर 2000 बन जाएगा, भाई आपका 1500 बन जाएगा। भाई जब तक कंपनी की ओर से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, वो उसमें लिखा होता है, मेंशन होती है कि इतनी सैलरी हम आपको देंगे, तभी पता चलता है कि ठीक है इस स्किल बेस में इतनी सैलरी बनती है। रही बात लेबर की तो आपको हर कोई बता सकता है कि 800-900 यूरो आप कमा लोगे, क्योंकि इतना का ही बनता है। इससे आगे आपका जो है वो ओटी लगकर आपकी वो सैलरी गेन होती है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे वो फुल एंड फाइनल क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, जहाँ आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे को कमेंट फिर से कर सकते हो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन था तो ये रह गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको नॉलेज मेरी कैसी लगती है, कैसी आपको मेरे की इन्फॉर्मेशन लगती है, कि क्या वो रियलिस्ट होती है, मैं थोड़ा सा ऊपर से निकाल देता हूँ। जो भी आपको लगता है आप मेरे को क्लियर एंड कट आउट जरूर करके बताना, क्योंकि जितनी भी वीडियो आप बन रही है इन हिंदी में बन रही है, तो मोस्ट ऑफ ऑडियंस इन हिंदी ही होती है। एक क्वेश्चन लास्ट में मैं अपनी ओर से आपको बताने का ट्राई करूंगा भी जब भी आप इंडिया से फ्लाई करोगे, मैं ऑलमोस्ट सभी वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप इंडिया से फ्लाई आउट करोगे तो आपको क्लोज बिल्कुल ऐसे डालकर जाना है जैसे हम बिल्कुल टूरिस्ट वीजे पर जा रहे हो। ऐसे कपड़े मत डालना जैसे फॉर एग्जांपल कैजुअल डाल लो, कोट पैंट भी भाई कई डाल लेते हैं, ऐसे कपड़े मत डालना। एक आपका ट्राउजर होना चाहिए, स्वेट शर्ट डाल लो, ऊपर से जैकेट डाल लो, ठीक है। बस ऐसा लगना चाहिए कि आप एज अ टूरिस्ट बेस पर वर्क परमिट पर जा रहे हो। बिल्कुल टूर कह लो, कहने का मतलब टॉर कट के नहीं जाना, पंजाबी जो टॉर कट के नहीं जाना, ठीक है। पूरा फैशन वैशन बनाकर मत जाना, बिल्कुल सिंपल से क्लोथ होने चाहिए, ठीक है। ये चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों पर अप्लाई होता है। बिल्कुल सिंपल से क्लोथ डालकर जाना, नहीं तो अगर आप जैसे मतलब कि ऐसे पूरा लिश्क विश्क पर जाओगे तो वो आपको एम्बेसी पूछेगी कि भाई क्या सीन है, कहाँ जा रहे हो, आपको बहुत क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पर हो जाएगा कि यार इन्होंने इतने क्वेश्चन कर दिए, भाई ने बोला था तो इतने क्वेश्चन हुए नहीं। क्योंकि मेरे को रिसेंटली एक ऐसा भी मैसेज आया था, भाई ने मेरे को क्लियर किया था कि भाई दिल्ली मैसी ने मतलब कि मेरे को बहुत परेशान किया। उन्होंने बहुत पूछगिछ की, बहुत क्वेरीज कही भी क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप तो वर्क परमिट जा रहे हो, आपने ऐसे क्लोज डाले क्यों है, क्या सीन है, आपने वहाँ से मूव ऑन होना है, क्या है, वाट एवर, ठीक है। बहुत क्वेश्चनिंग होती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सिटी में जाएं। और जब आपको मतलब पूछते हैं, आपकी क्वेरीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम ही अपना पूछते हैं, तो पूरा उनकी मतलब कि आंखों में आंखें डालकर रिप्लाई देना। ऐसे 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 देखकर रिप्लाई मत करना। अगर आप ऐसे ऐसे आंखें घुमाओगे तो आपको डाउट हो जाएगा कि ये बंदा कंफ्यूज्ड हो रहा है, फिर वो आपको और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूरा डट कर उनको रिप्लाई दो, जैसे मैं भी आपके कैमरे में देखकर आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही देखकर आप उनको रिप्लाई दो कि मेरा नाम ये है, ठीक है, और मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बड़ी बात ये है, जितना वो आपको पूछे आप उतना ही रिप्लाई देना, उससे आगे आप कोई भी रिप्लाई नहीं देना। कभी कभार क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करता है, जान के फ्रेंडली हो जाता है आपके साथ, और आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो फ्रेंडली है, हम इजीली मतलब कि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा उनको बन के अपनी ओर से बता देते हैं, तो फिर वो क्या करता है, थोड़ी सी टिमरीटेड कर देता है। पंजाबी में टिमरीटेड कहने का मतलब है और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता। सो इसकी वजह से आप उतना ही बोलना जितनी आपको नीड हो, या जितना ही उन्होंने आपसे पूछा हो, ठीक है। सो अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को और वीडियो को आगे शेयर कर देना, ताकि मेरे को भी एक अच्छी मोटिवेशनल डोज मिल सके। आगे एक और ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।